राधे श्याम गुप्ता की भेलूपुर मार्केट में कपड़े की दुकान थी। उनकी दुकान पर उनके साथ उनका बड़ा बेटा अनिल बैठता था। चाहते तो वो यही थे कि उनका छोटा बेटा सुनील भी उनके साथ दुकान पर बैठे, लेकिन सुनील नौकरी करना चाहता था। राधे श्याम गुप्ता का बिजनेस अच्छा चलता था। उसे बिजनेस की कमाई से उन्होंने चौक में अपना 2 मंजिला मकान बना रखा था, जिसकी निचली मंजिल पर वो अपने परिवार के साथ रहते थे और ऊपर की मंजिल को उन्होंने किराए पर उठा दिया था। ईश्वर की कृपा थी कि घर परिवार बहुत सुख शांति से चल रहा था। लेकिन कौन जान सकता है कब काल की निगाह टेढ़ी हो जाए और हंसते खिलते परिवार को नजर लग जाए। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से राधे श्याम जी की मौत हो जाती है, जिससे पूरे परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। खुद को संभालो बेटा। दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अनिल चाहे भैया के साथ दुकान पर बैठता रहा हो, लेकिन लाडला तो तू ही था उनका। हमेशा मुझसे कहते थे कि छोटा भी मेरे साथ दुकान पर बैठता तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती। जितना भरोसा उन्हें तुझ पर था ना, बड़े पर कभी नहीं था। अभी तुम खुद को संभालो बेटा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है बुआ। कहने को तो बुआ ने सुनील को दिलासा देने के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन वास्तव में बुआ ने छोटे के मन में बड़े भाई के प्रति बंटवारे का पहला बीज बोया था। कुछ दिनों बाद बुआ वापस उनके घर आती है। उस दिन शोक सभा में आप कुछ कह रही थी बुआ, ठीक से बात नहीं हो पाई थी। पापा कुछ कह कर गए क्या मेरे बारे में आपसे? हाँ बेटा, जब तक भैया थे तब तक ठीक था। घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालते थे। अब उनके जाने के बाद दुकान का पूरा गल्ला अनिल के हाथों में चला जाएगा। अब कौन जानता है कि वो जिम्मेदारियां इस तरह से संभालेगा अभी या नहीं। तेरे पापा को भी ना इसी बात की चिंता थी कि कहीं उनकी मेहनत से खड़ा किया हुआ ये बिजनेस अकेले अनिल के हाथ में ना चला जाए। मैं तो कहती हूँ अब तू भी नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दे। दुकान का हिसाब किताब देख। कल को अगर अनिल अपना परिवार लेकर अलग हो गया तो तेरी माँ का क्या होगा। दुकान तो पूरी उसके हाथ में है ना। आपको ऐसा क्यों लगता है बुआ? अनिल भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अरे पापा के चले जाने से कोई उनका व्यवहार थोड़ी ना बदल जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। बेटा तू बहुत सीधा है। अभी तुझे दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बदल देता है। पहले तेरे पापा थे तो वो गल्ले पर बैठता था। दिन का क्या आ रहा है क्या जा रहा है, अनिल को उसके बारे में कुछ ज्यादा खबर ना थी। लेकिन अब जब वो खुद गल्ले पर बैठेगा तो सब कुछ उसके ही हाथ में आ जाएगा ना। बुआ आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे अनिल भैया पर पूरा भरोसा है। अरे सुनील बेटा, कितनी बार समझाया, लेकिन तू है कि तुझे बात समझ में ही नहीं आती। क्या बुआ, क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? अरे कितनी बार तुझसे कहा कि तू भी दुकान पर जाने लग, लेकिन नहीं, तूने एक बार मेरी बात नहीं मानी और सारा गल्ला अनिल के हाथ में छोड़ दिया। तुझे पता भी है गल्ले के पैसों से अनिल ने भगवान नगर में एक 3 BHK का अपार्टमेंट बुक किया है। भैया को अपार्टमेंट बुक करने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ रहने में उनको कौन सी दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या होनी है, पैसे कमा रहा है तो कहीं तो खर्च करेगा ना। और तू बेटा बस ऐसे ही बैठा रह जाएगा। वो कहते हैं ना, बार बार घिसने से रस्सी भी पत्थर को काट देती है। उसी तरह बुआ के बार बार कहने से सुनील के मन में भी ये बात आने लगती है कि अनिल उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है और घर में पैसों का पूरा हिसाब नहीं देता। इसलिए वो बुआ की बात मानकर जॉब छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर देता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद बुआ सुनील के लिए रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता लेकर आती है। रिया जल्द ही सुनील की पत्नी बनकर उनके घर में रहने के लिए आ जाती है। शादी के बाद सुनील की बुआ उसकी पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म में उनके घर आती है। अरे बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, नीचे के एक कमरे में तेरा गुजारा कैसे होगा। खुद तो देख, उसने 3 कमरे कब्जा कर रखे और ऊपर के फ्लोर को किराए पर देकर उसका किराया भी खा रहा है।
और तू यहाँ एक कमरे में अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर रहा है। अब देख, तू बड़े से जाकर किराए में हिस्सा मांगेगा तो तू ही सबकी नज़र में बुरा बनेगा। इससे अच्छा है कि किराएदारों को निकाल कर बाहर कर और तू भी मालिकों की तरह ठाठ से पूरे फ्लोर पर रह। तेरी पत्नी के भी तो कुछ शौक होंगे। शादी के बाद वो अपना घर अपने हाथों से सजाएगी कि नहीं? सुनील अब पूरी तरह से अपनी बुआ के बहकावे में आ चुका था, इसलिए वो झट से अपनी माँ और भाई से ऊपर के फ्लोर में रहने की डिमांड कर देता है। भैया, मुझे एक कमरे में रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप ऊपर के फ्लोर से किराएदारों से मकान खाली करवा लो, फिर वहां पर मैं रहने चला जाऊंगा। अरे नीचे इतने कमरे तो हैं, तुम्हें अगर कोई कमरा चाहिए तो एक कमरा मैं नीचे ही खाली कर देता हूँ। किराएदार को हटाने की क्या ज़रूरत है? नहीं भैया, मैं ऊपर रहना चाहता हूँ। जब घर में जगह है तो क्यों एडजस्ट करना है? सुनील के कहने पर अनिल किराएदारों से कहकर अगले महीने ही ऊपर का फ्लोर खाली करवा लेता है और सुनील ऊपर के फ्लोर में रहने चला जाता है। एक दिन सुनील की पत्नी रिया सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे अपने मायके में एक शादी में जाना है। आप अपना खानदानी हार मुझे शादी में पहनने के लिए दीजिए ना। ऐसे कैसे वो हार माँ जी तुमको दे देंगी? अरे तुमसे पहले शादी करके मैं इस घर में आई हूँ। उस खानदानी हार पर मेरा तुमसे ज्यादा हक है। अरे पहले आने से क्या मतलब है? जब आपकी शादी हुई थी तब माँ जी ने आपको क्या क्या चढ़ाया था मैंने थोड़ी ना देखा था। और मैं सिर्फ हार ही तो मांग रही हूँ। मैंने कौन सा आपकी ज्वेलरी में हिस्सा मांग लिया? रिया के बार बार मांगने पर भी सास उसको वो हार देने के लिए तैयार नहीं होती और दोनों देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है। शाम को पति सुनील के घर आने के बाद, सुनील, आज मैं माँ जी के पास उनका खानदानी हार मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने तो वो मुझे देने से साफ मना ही कर दिया। क्या इस घर के सामानों पर सिर्फ भाभी का ही हक है? हमारा कोई हक नहीं है। अरे माँ ने ऐसे कैसे मना कर दिया? चलो मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, आज दिन में जब रिया आपके पास वो खानदानी हार मांगने आई थी तब आपने उसे हार देने से क्यों मना कर दिया? वो हार इसको दे दीजिए ना। सुनील भैया, आप इस रिया के कहने पर वो हार मांगने आ गए? भूल गए मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है शादी से पहले? माना कि आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है भाभी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि माँ के पुश्तैनी जेवर की इकलौती हकदार आप हो गई। अरे जेवरों का तो आधा आधा बंटवारा होना चाहिए ताकि झगड़े की कोई वजह ही ना बचे। क्यों माँ? दोनों को झगड़ते देख उनकी माँ उर्मिला अपना सर पकड़ लेती है। देखो, झगड़ना बंद करो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिता की आंखें बंद होते ही बेटों के सुर बदल जाएंगे। तुम्हें गहने ही चाहिए ना? ठीक है, मैं कर देती हूँ गहनों का बंटवारा, लेकिन ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। दोनों बहू के झगड़े का निपटारा करने के लिए सास उर्मिला अपना पुश्तैनी जेवर दोनों बहू में आधा आधा बांट देती है। शादी से वापस आने के बाद एक दिन रिया किचन में जाती है। भाभी, मुझे अपने लिए पकौड़े बनाने का मन हो रहा है। बेसन कहाँ रखा है? बेसन तो नहीं है। वो आज मैंने दिन में ही रोहन और तानी के लिए पकौड़े बना दिए थे तो बेसन खत्म हो गया। इस घर में कभी भी कुछ खाने का मन हो जाए तो हमेशा सामान खत्म ही रहता है। पूरा पूरा दिन आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती हो। अब बस बहुत हो गया। आज शाम को मैं सुनील से बात करूंगी। अब से मैं ऊपर की किचन में अपना खाना अलग बनाऊंगी। शाम को, सुनील देखो, मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, अब मैं भाभी के साथ खाना नहीं बना सकती। मुझे अपना किचन अलग चाहिए। अरे क्या हो गया रिया, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मैं सबके लिए खाना नहीं बना सकती। कभी भी नीचे जाओ हमेशा किचन एंगेज रहता है। अरे हमारा भी मन कभी कुछ बनाकर खाने का हो सकता है कि नहीं? जब देखो भाभी अपने बच्चों के लिए और भैया के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है। रिया की जिद की वजह से किचन अलग हो जाता है। रिया और सुनील अपना खाना ऊपर बनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुनील को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और वो अपने भाई के पास जाता है। भैया, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी, अब कल बैंक से निकाल कर मुझे दे देना। अरे सुनील, अचानक से इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई भाई तुमको? भैया, मुझे अपनी हर जरूरत का जवाब देना पड़ेगा क्या? आखिर मैं भी तो दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ के गल्ले पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। पिताजी ने अपने जीते जी बंटवारा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपका ही है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मैंने आपको बता दिया, बस आप कल पैसे निकलवा कर दे देना।
सुनील, आजकल दुकान का गल्ला इतना अच्छा नहीं चल रहा है। इतने पैसे अचानक से मैं कहाँ से लाऊंगा? खूब पैसे बैंक में, सब पता है मुझे। मैं अभी आपके साथ दुकान पर बैठता हूँ। दुकान के गले में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसकी खबर मुझे भी रहती है भैया। आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। सुनील अनिल की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और उसके जिद करने पर मजबूरी में अनिल अगले दिन उसको 5 लाख रुपए लाकर दे देता है। अब इस तरह से ये रोज का तमाशा हो गया। कभी रिया और सीमा के बीच में, कभी अनिल और सुनील के बीच में झगड़े चलते ही रहते, कभी पैसों को लेकर, कभी गहनों को लेकर। सुनील और उसकी पत्नी रिया की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। अब हमारे बीच में भाई भाई जैसी कोई बात रही नहीं। बेहतर होगा माँ कि अब आप सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पापा कोई वसीयत तो बनाकर गए हैं नहीं। कानूनन पापा की जो भी कुछ संपत्ति है उसके 3 हिस्से होते हैं। 50% की मालकिन आप हुई और बाकी बचे हुए 50% में से आधा आधा हम दोनों भाइयों का हो गया। ठीक है बेटा, अगर बंटवारे की बात तुम्हारे मन में आ ही गई है तो यही सही। वैसे मैं भी देख रही हूँ, पापा के जाने के बाद तुम दोनों भाइयों में अपनापन और प्यार नहीं रहा। तुम दोनों ने मेरे संस्कारों को शर्मिंदा किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे ऐसा दिन दिखाओगे। ठीक है, गांधीनगर वाला मकान मेरा हुआ और ये मकान जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसका बंटवारा तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। 1 फ्लोर तुम्हारा और 1 सुनील का हो गया। बस आज के बाद मुझे इस घर में झगड़े की कोई वजह नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गहने और कैश का बंटवारा तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। आज से तुम दोनों अपने अपने रास्ते। आज के बाद कभी भी मुझे झगड़े की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जैसे ही दोनों भाइयों के बंटवारे की खबर बुआ जी को लगती है, बुआ जी सर पर पांव रखकर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। अरे बेटा, बड़ा नादान रह गया तू। सच्ची दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है तेरे अंदर। अरे क्या हुआ बुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे बेटा, कानूनन 50% की मालकिन तो तेरी मम्मी है और 50% का मतलब गांधीनगर वाला पूरा मकान तेरी मम्मी के पास है। और अभी भी अनिल चाहे ना तो भाभी को बहला फुसला कर कभी भी प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन ले सकता है। अब तू ही सोच कर बता, फिर कहाँ से ये बंटवारा बराबरी का रह गया। अब बुआ, वो तो मम्मी के हिस्से की प्रॉपर्टी है, वो चाहे जिसे भी दे, उसमें तो मेरा कोई जोर नहीं है ना। आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्यों कर नहीं सकता? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो सब कुछ कर पाएगा। तू भाभी को अपनी मुट्ठी में कर ले। भाभी तेरी मुट्ठी में होगी तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी तेरी। फिर दो दो ससुराल के मजे लेना तुम और रिया। और गांधीनगर वाले मकान की कीमत पता है कितनी चल रही है? कम से कम 1.5 करोड़ का बंगला है वो भी। तो फिर मैं क्या करूँ बुआ? बंटवारे के बाद अब भाभी को तुम लोग अपने पास ले आओ। और देखो, इतनी आसानी से वो तुम्हारे साथ रहने के लिए आएगी नहीं। भाभी के पास जाओ, नाक रगड़ो, माफी मांगो और फिर अच्छे बेटे की तरह उन्हें अपने घर बुला लो। फिर कुछ दिन जमकर उनकी सेवा करना। जब उन्हें भरोसा हो जाएगा, अपने आप सारी प्रॉपर्टी निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देगी। और क्या। सुनील को बुआ का आइडिया बहुत पसंद आया, इसलिए एक दिन वो दोनों पति पत्नी रोते हुए माँ के पास जाते हैं। माँ, बंटवारा तो हो गया, लेकिन हम दोनों ये सोचकर दुखी हैं कि आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। बंटवारा मकान का हुआ है, लेकिन आप तो हमारी माँ हो, आपका बंटवारा नहीं हो सकता। माँ, हमने सोच लिया है, आप हमारे साथ ही रहेंगे यहाँ। नहीं बेटा, मैं गांधीनगर वाले मकान में जा रही हूँ। अब मैं थोड़ा समय अकेले में सुकून से बिताना चाहती हूँ। तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। अपने छोटे बेटे को माफ नहीं करोगी माँ? मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। रिया भी आपकी सेवा करना चाहती है, एक बार हमें सेवा का मौका दे दो माँ। छोटे बहू और बेटे के बार बार कहने पर उनकी माँ ऊपर वाले फ्लोर पर उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ महीने तक दोनों बेटा बहू सास की जमकर सेवा करते हैं। रिया भी दिन के 24 घंटे बस सास उर्मिला के आसपास ही घूम रही थी। घर में खाना बनाना हो या कोई और काम हो, सब उर्मिला की पसंद से ही हो रहा था। उर्मिला के कहने से पहले उसकी हर जरूरत का सामान उसके सामने हाजिर हो जाता था। धीरे धीरे उर्मिला को इस बात पर भरोसा हो गया था कि सुनील और रिया वाकई उसे बहुत प्रेम और सम्मान करते हैं। एक दिन, क्या बात है बहू, सुनील इतना चुप चुप क्यों है आजकल?
कोई बात है क्या? जाने दीजिए माँ जी, आप इन सब से दूर रहिए, वो संभाल लेंगे। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या है? माँ जी, सुनील ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके लिए उन्हें लोन की ज़रूरत है। अब उनके पास ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं जिसे गिरवी रखकर बैंक से पैसा उठा सके, इसीलिए ना टेंशन में रहते हैं। अरे बहू, ऐसा कर, सुनील से कह कि चिंता ना करे। अरे मेरे पास है ना अपना गांधीनगर वाला मकान, मैं उसे सुनील के नाम कर देती हूँ, फिर ये आराम से लोन ले सकता है। और मकान मेरे नाम हो या सुनील के, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है मम्मी जी, आप कहती है तो मैं सुनील को बोल दूंगी। वैसे ना आपकी प्रॉपर्टी वो लेना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आप खुद देंगी तो शायद मान जाए। जैसे ही उर्मिला अपना मकान बेटे को देने के लिए राजी होती है, सुनील खुशी खुशी अपनी बुआ को ये खबर सुना देता है। ये हुई ना बात, ठीक है, फिर तू मकान के कागज बनवा ले और भाभी से साइन करवा ले। मैं भी पहुंच जाऊंगी भाई, शुभ काम के समय मेरा तो वहां होना बनता ही है। 2-3 दिन बाद मकान के कागज बनकर आ जाते हैं और उन कागजों को लेकर सुनील अपनी माँ के पास जाता है। जैसे ही उर्मिला उन कागजों पर साइन करती है, बुआ जी के चेहरे पर जीत की मुस्कान दिखाई पड़ने लगती है। देखा भाभी, आपके छोटे बेटे ने क्या किया। अब क्या करोगी? अपने बेटे के संस्कारों को दोष दोगी या अपनी परवरिश को? भूली नहीं हूं मैं जब आपने मेरे बेटों शिलू और रोहित के बंटवारे के समय मुझे टॉन्ट मारा था। यही कहा था ना कि हमने बच्चों में संस्कार सही डाले होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। लो आपके बेटों ने भी वही दोहराया जो मेरे बेटों ने किया था। अब आप बताइए, कौन सा मुंह लेकर मुझसे बात करेंगी आप? कोई लोन वोन नहीं लेना है सुनील को, बस ये सब आपके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाने का जरिया भर था। अच्छा हुआ आपने सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया। आपके मुंह से ये सब सुनने के लिए ही मैंने ये नाटक रचा था। मुझे मामा जी बहुत दिन पहले ही बता चुके थे कि आप ये सब माँ से अपना बदला लेने के लिए कर रही हो। उन्होंने ही मुझे समझाया कि मैं गलत इंसान की बातों में आ रहा हूँ। मैंने आपकी बातों में आना नहीं छोड़ा तो हमारे घर की रही सही एकता भी खत्म हो जाएगी। मामा जी की बातों को परखने के लिए ही मैंने ये प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन कराने वाला नाटक किया। और देखो, अब खुलकर सामने आ गई। और इन कागजों के चक्कर में मत पड़ना बुआ। माँ ने कागज साइन जरूर किया है, लेकिन कागजों में यही लिखा है कि माँ का गांधीनगर वाला मकान उनके बाद हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बटेगा। मुझसे बोल हो गई थी माँ, जो मैं बुआ की बातों में आकर पता नहीं क्या करने चला था। सही समय पर सुनील की आंखें खुल गई और एक हंसता खेलता परिवार टूटने से बच गया। अरे ये देख, यहाँ ऑनलाइन सेल चल रही है। अरे दीदी, ये लहंगा कितना सुंदर है, मेरा तो दिल आ गया है इस पे। अरे ये हार तो देख, मैं सोच रही हूँ 2-3 ले ही लेती हूँ। और मेरा तो मेकअप का सामान भी पुराना सा हो गया, मैं तो सब कुछ नया सा मंगवा लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख, ऑनलाइन कहीं पुराना देकर नया एक्सचेंज ऑफर चल रहा होगा तो वो भी बताना मुझे। हाँ हाँ माँ जी, आपको कौन सा पुराना से बेकार सामान बेचना है, बताइए ना। अरे मेरी तो बेकार और पुरानी बहुएं हैं ना, जो कोई काम नहीं करती, बस सारा दिन फोन देखती रहती है, वो देकर नई बहुएं लेनी है। क्या माँ जी, आप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी क्या? ये तो गलत बात है। अरे मैं छुपकर तुम दोनों की बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो कब से यहाँ आकर खड़ी थी, लेकिन तुम दोनों का ध्यान हो तब ना, बस फोन चलाए जा रही हो। अरे माँ जी, हम तो बस यूं ही थोड़ी देर देख रहे थे ये फोन। अच्छा, नया मेकअप, नया लहंगा, ये सब पहनकर यहाँ रसोई में खाना बनाना है क्या तुम दोनों को? खाने से याद आया, अभी तक तो तुम दोनों ने नाश्ता भी नहीं बनाया है, कब बनाओगी? बस माँ जी, हम बनाने ही वाले थी कि आप आ गई। शुक्र है मैं तो आ गई, नहीं तो तुम दोनों तो अभी तक लगी रहती फोन में। चलो जल्दी करो, अब नाश्ता और खाना बनाओ। जी माँ जी। इनसे ना हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती, सारा दिन तो काम करते हैं हम। और नहीं तो क्या, जब देखो हमें सुनाती रहती है। किसी दिन हम भी ना इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे, तब आएगा मजा। लेकिन तुम्हें तो पता है माँ जी ऐसा कुछ करती नहीं, हम क्या ही पकड़ेंगे उन्हें। बात तो आपकी भी सही है जीजी, चलो नाश्ता ही बना लेते हैं। जानवी और खुशी बड़ बोली थी,
लेकिन काम की उतनी आलसी थी, लेकिन अपनी सास रेवती से काफी डरती थी, क्योंकि रेवती को भी पता था कि इन दोनों को अगर काबू में ना रखा जाए तो ये दोनों कोई भी काम नहीं करेंगी। आज तो कोई डर नहीं, आराम से बैठते हैं, टीवी देखते हैं। आज माँ जी बाजार गई है घर का सामान और सब्जियां लाने के लिए। उन्हें तो देर लगने ही वाली है। हाँ, और जब थानेदार नहीं तो डर किस बात का। अरे वो नई फिल्म आई है ना टीवी पे, चल वो देखते हैं। हाँ, उसके बाद ना बाहर पानी पूरी खाने चलेंगे। तुमने पापा जी को चाय तो दे दी थी ना? अरे कब की दे दी, वो तो अपने दोस्तों के साथ शाम की सैर पर गए हैं। चलो बढ़िया है, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं फिर तो। आज तो जीजी मेरा खाना बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं अभी विजय को फोन कर देती हूँ, वो बाहर से कुछ लेते हुए आएंगे। दीदी चाइनीज मंगवाते हैं, बड़े दिनों से नहीं खाया। ठीक है, मैं भी फोन कर देती हूँ। और मेरे लिए कचौरियां भी बोल देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, रेवती की आवाज सुनकर दोनों हक्की बक्की रह जाती हैं। माँ जी आप इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे आ गई, यही ना? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। ये कपड़े अभी तक यहीं पड़े, तय नहीं किए। रसोई में झूठे बर्तन अभी तक यूं ही पड़े। अरे शाम की आरती तक नहीं की है, और तुम दोनों बाहर से खाना मंगवा रही हो। अरे नहीं माँ जी, हम तो बस जा ही रहे थे रसोई में। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम दोनों इतनी आलसी हो कि अगर मैं घर ना आऊं तो तुम लोग बिस्तर से ना उठो। चलो काम पर लगो। जी माँ जी। पता नहीं दोनों कब सुधरेंगी। जहां एक तरफ रेवती की दोनों बहुएं आलसी थी, वहां उसके पति रविंदर भी कुछ कम नहीं थे। उन्हें जहां चाय और अखबार मिल गया और 4 दोस्त मिल गए, वो तो सब कुछ भूल ही जाते थे। अरे शाम की सैर पर गए थे और रात को वापस आ रहे। आपको और कोई काम भी है कि नहीं जिंदगी में? अरे अब मैं रिटायर हूँ, मुझे क्या काम। आप रिटायर हैं तो मेरी तो मदद कर सकते हैं ना। घर के कामों में वो दोनों जब देखो काम चोरी के बहाने ढूंढती रहती है। आप जब देखो अपने दोस्तों में बिजी रहते हैं। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अरे शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों करती रहती हो। चलो तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों घूमने चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी आपके साथ, बहुत काम है। अरे जब देखो काम काम, अच्छे से तैयार भी नहीं होती हो तुम आजकल। तैयार होकर क्या करूं? आपको तो अपने दोस्तों को ही देखना है। मैं ये कह रहा था कि रविंदर और रेवती बात कर ही रहे थे कि अचानक से पड़ोस में कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जानवी और खुशी भी बाहर आ जाती हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे माँ जी आपको पता नहीं, हमारे पड़ोस में ना नए पड़ोसी आए हैं, वो ये घर में काम करवा रहे होंगे। अरे नहीं बहू, मुझे कैसे पता होगा? सारी पंचायत तो तुम ही कर लेती हो। इनके ताने नहीं होते, इनके मुंह से ना गोलियां चलती है, गोलियां। ठिशुम, ठिशुम, ठिशुम। वो सही बात कही तुमने। कितना शोर है, आखिर कौन है ये लोग? माँ जी सुना है कि कोई रिटायर्ड जनरल है, उनकी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है, बहू बेटे और पोते के साथ रहने आए हैं। अरे ठीक है ना, अब नए नए आए हैं तो उनके घर कोई काम चल रहा होगा, इसीलिए शायद आवाज आ रही है। हाँ सही बात है, अब नए रहने आए हैं तो घर में सामान भी होगा। चलो सब अपने काम पर लगो। रेवती पीछे मुड़ती है कि उसे किसी की जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। अरे जरा सुनिए, एक जग पानी मिल सकता है प्लीज? कुंवर? रेवती, ये तुम हो? तुम कुंवर हो ना? तुमने इतने सालों बाद भी मुझे पहचान लिया। अरे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं। कैसी हो तुम सखी? कितने साल बाद मिल रहे हैं हम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम आज एक दूसरे के सामने हैं। सखी, ये कौन है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज मेरे सामने है। अरे मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना तो भूल ही गई। ये है मेरी बहू है जानवी और खुशी। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरे पति रविंदर। नमस्ते। अरे लकी इंसान है आप, जो रेवती आपकी पत्नी है। आप नहीं जानते कि कॉलेज में कितने लड़के इसके पीछे होते थे। क्या कुछ भी कुंवर तुम भी।
अरे सच ही तो कह रहा हूँ मैं। तुमने बताया नहीं कितने लड़के तुम्हारे पीछे लगे होते थे। अरे अब बस भी करो, चलो आओ मैं तुम्हें मेरा घर दिखाती हूँ। रेवती को कुंवर के साथ देखकर सब लोग चौंक गए थे। खुशी और जानवी को तो मौका मिल गया था अब रेवती के बारे में बोलने का। देखा पापा जी का चेहरा कैसे फीका पड़ गया था। अब माँ जी का बेस्ट फ्रेंड आया है, इतने सालों के बाद, तो पापा जी को तो जलन होगी। अब तो माँ जी हाथ से गई। अब देखते हैं उनसे कोई गलती कैसे नहीं होती। कुंवर के आने से रेवती का चेहरा आजकल खिला खिला सा रहता था। वो आजकल अच्छी सी साड़ी पहनती और अच्छे से बाल भी बनाती थी। क्या बात है, आज इतनी सुंदर साड़ी पहनी है और बालों में गजरा लगाया है। हाँ तो क्या मैं तैयार भी नहीं हो सकती हूँ? अरे तुम्ही ने तो कहा था मेरा मन नहीं करता तैयार होने का। हाँ तो अब कर रहा है बस इसलिए। ओहो, पहले तो बात करो तो काटने को दौड़ती थी, अब देखो शहद से बात कर रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कहाँ जा रही हो? अरे पापा जी आपको नहीं पता, कुंवर अंकल आए थे ना कल शाम को। वो माँ जी से अपने कमरे को सजाने के लिए कह रहे थे। बोल रहे थे कि रेवती की पसंद बहुत अच्छी है। हाँ अब उसकी बहू जॉब करती है और पत्नी आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही मदद कर देती हूँ। हाँ माँ जी ने तो तुरंत ही हाँ कह दी। तो रेवती का दोस्त है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोस्त तो दोस्त की मदद करता ही है। हाँ सही बात है पापा जी। अब कुंवर अंकल तो माँ जी के बेस्ट फ्रेंड है तो उनकी मदद करना तो बनता ही है। चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों काम से चोरी मत करना। और आप जो चाहे कर सकते हैं, सैर करने जाइए दोस्तों के साथ। हाँ ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ माँ जी, बाय बाय, एंजॉय। ये पर इतनी खुश होकर क्यों जा रही है? कितनी खुश लग रही है ना माँ जी। मैंने इतना खुश तो उन्हें आपके साथ कभी नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं है बहू, वो पुराना दोस्त है तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होंगे। हाँ सही बात है, पुरानी यादें, हसीन यादें जो उन दोनों ने कॉलेज में बिताई होंगी। जानवी और खुशी को इस बार मौका मिल गया था कि ये पहली बार था जब रेवती कोई गलती करने जा रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने ससुर के मन में रेवती के लिए गलत फहमी पैदा कर ही दे। अरे तुम्हें पापा जी का चेहरा देखना चाहिए था, कैसा हो गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा जी माँ जी पर शक करेंगे। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब से। हाँ यही तो हमें करना है बस। पापा जी को यकीन करवाना है कि माँ जी अपने दोस्त के साथ कितना घुल मिल रही है। अरे जीजी, आज तो उन्होंने खाने में क्या बनाना है वो भी नहीं बताया, ऐसे ही कुंवर अंकल के घर चली गई। अरे ये छोड़ो, आजकल तो हम दोनों क्या करते हैं क्या नहीं वो भी नहीं देखती। हाँ, हर बार हमें जिम्मेदार होने का भाषण देती रहती थी ना माँ जी। अब देखो, खुद 16 बरस की लड़की की तरह घूम रही है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब आएगा कहानी में तड़के का मजा। अब जानवी और खुशी के लिए तो ये लड़का ही था, क्योंकि वो दोनों तो रेवती, रविंदर और कुंवर के बीच के ड्रामे को बड़ा ही एंजॉय कर रही थी। यही नहीं, वो दोनों तो आग में घी डालने का काम भी कर रही थी साथ में। जानवी, खुशी जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी। आज मेरा खाना मत बनाना, मैं खाना बाहर से खा कर आऊंगी। तो पापा जी भी साथ में चल रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो नहीं, मैं कुंवर के साथ जा रही हूँ आज बाहर। आज उसका जन्मदिन है तो। ओहो, कुंवर अंकल के साथ बाहर जा रही हैं? उनका जन्मदिन है आज और रात को खाना भी बाहर खा कर आएंगी। वैसे पापा जी, आप क्या खाएंगे रात के खाने में? अरे कुछ भी बना दो, वैसे भी मेरी तो आजकल भूख मर गई है। माँ जी, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। लगता है आपका ही जन्मदिन है। अरे क्या तुम दोनों भी, इतनी कोई सुंदर नहीं लग रही हूँ मैं। अरे कुंवर अंकल तो वैसे ही आपको सुंदर सुंदर कहते हैं। अरे उसकी तो आदत है मेरी तारीफ करने की। चलो चलती हूँ मैं, तुम दोनों घर का ध्यान रखना। हाँ जी जी माँ जी, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। पापा जी, आपके लिए ठंडा पानी लाऊं? क्यों?
नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपको गर्मी लग रही होगी ना शायद। वैसे माँ जी तो 16 साल की हो गई है फिर से। कितनी सुंदर लग रही थी ना खुशी। हाँ, अब अंकल कुंवर के साथ जा रही है तो सुंदर तो लगनी ही थी। पापा जी थोड़ी ना है कि जिनके साथ वो कुछ भी पहन कर चली जाती हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे साथ फॉर्मेलिटी नहीं करती ना, इसलिए। अच्छा, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे पापा जी। चलो अच्छा है, आपके और माँ जी के बीच कोई भी ना आए। चल खुशी, हमारा काम हो गया है, अब हमें रसोई में जाना है। रविंदर जता नहीं रहा था, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं रेवती की हरकतें देखकर गुस्सा और शक तो हो ही रहा था। लेकिन रेवती इस बात से अनजान थी। रेवती और कुंवर एक साथ बैठकर जब बातें कर रहे थे, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन रविंदर मुझे देखते भी नहीं थे। हमेशा कभी उनके दोस्त, कभी उनका ऑफिस ही पहले होता था। तुम चिंता मत करो, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जब तक उन्हें नहीं लगता कि उनकी पत्नी को कोई और भाव दे रहा है तब तक उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। थैंक यू, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तुम तो अब भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। तो तुम भी कहाँ बदली हो, अभी तक वैसी की वैसी हो। रविंदर दूर खड़ा रेवती और कुंवर को बातें करता देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था। सास हो गई है दो दो बहू की, लेकिन देखो हंसकर कैसे बातें कर रही है अपने दोस्त से। जानवी और खुशी सही कह रही थी कि अब रेवती का ध्यान ही नहीं है घर में, हर चीज में लापरवाही करने लगी है। आज आने दो रेवती को, बात करता हूँ उससे। रेवती के घर आते ही रविंदर बड़े गुस्से से उसे देखता है। अरे क्या हुआ, तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा जी को आपसे कुछ बात करनी थी मम्मी जी। हाँ तो बोलिए ना, क्या हुआ? आज के बाद तुम उस कुंवर से मिलने नहीं जाओगी बस। क्यों? वो मेरा दोस्त है, पड़ोसी भी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम एक 16 साल की लड़की की तरह घूमती रहो। हाँ तो आप ही ने तो कहा था कि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे क्या काम है। तो मैं भी घर से रिटायर हो गई हूँ, अब मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। नहीं नहीं नहीं, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ घूमने चलोगी, मेरे साथ ही बाहर खाना खाओगी और मेरे साथ ही सैर पर जाओगी। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे जलन होती है जब तुम उस कुंवर के साथ जाती हो। अब आएगा मजा, दोनों के बीच जब युद्ध होगा तो। अभी माँ जी देखना कैसे आग बबूला होती है। ये हंस क्यों रही है? वही तो, मुझे तो लगा था ये बेलन उठा लेंगी। बस यही तो चाहती थी मैं, कि तुम मेरे साथ वक्त बिताओ। मैं 16 साल की इसलिए बनी थी जिससे तुम 18 के बन सको। कुंवर और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो चाहती थी कि तुम खुद मुझसे कहो कि तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हो, अपने उन दोस्तों के साथ नहीं। अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देखो बहुओं को मैंने कहा था ना, रेवती ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हमें तो पहले से ही पता था पापा जी। और हाँ, मुझे भी, कि तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रही थी। अरे माँ जी, हम तो बस यूं ही थोड़ा सा मजाक। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। अब जाकर खाना बनाओ और अब से नो काम चोरी। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? अरे माँ जी, ये पीछे वाले मकान में भी नए पड़ोसी आए ना, कोई आंटी है, अपने बेटे बहू के साथ रहने आई है। क्या थोड़ी सी चीनी मिल सकती है प्लीज? जया तुम? रविंदर तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। पापा जी ये कौन है? अरे ये मेरी दोस्त है जया। एक और दोस्त? एक और दोस्त? आभा को देखने के लिए राजीव अपने माता पिता के साथ उसके घर आया हुआ था। देखिए बहन जी, हम बड़े लोग तो बातें करते ही रहेंगे, लेकिन जिंदगी तो बच्चों को एक साथ बितानी है ना। अगर आप बुरा ना माने तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छत पर भेज देते हैं, दोनों एक दूसरे से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, हम भी कोई पिछड़े ख्यालों वाले लोग थोड़ी ना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जाओ बाबा बेटा राजीव के साथ।
उन्हें अपना ऊपर वाला फ्लोर दिखा दो। हाँ, आभा और राजीव ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। आभा जी, अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आई हैं। बड़े घोंचो हो यार तुम, ऐसे ही किसी भी लड़की को बस देखकर पसंद कर लोगे? मतलब मेरी शक्ल देखकर ही मैं तुम्हें पसंद आ गई? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है मैं कौन हूं, कहाँ आती जाती हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए सिर्फ संस्कारी बनने का नाटक कर रही हूँ और मेरी असलियत कुछ और ही हो। तुम्हारी ये सब जानने की कोई इच्छा नहीं है क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे शादी तो एक ट्रस्ट पर ही टिकी होती है ना, और मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गलत लड़की पर विश्वास कर रहे हैं आप। मुझे आपके साथ कोई शादी नहीं करनी। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने की वजह से आई हूँ। और 1 मिनट रुको, ये फोटो देख रहे हो? इससे शादी करने वाली हूँ मैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम नीचे जाकर इस शादी के लिए मना कर दो। राजीव तो आभा की बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। छत से नीचे आने के बाद, चलिए मम्मी, यहाँ पर ज्यादा देर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या? आपको आभा पसंद नहीं आई या उसने कुछ कहा है आपसे? मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे बख्श दीजिए। चलिए मम्मी। इतना कहकर राजीव अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए वहां से लेकर चला जाता है। राजीव के जाने के बाद, मम्मी वैसे बकरा तो बहुत अच्छा पकड़ कर लाई थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अभय से शादी करनी है। बस 2 दिन की बात है। मैं तो यहाँ से रफू चक्कर होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। आज वो राजीव को पकड़ कर लाए हैं, कल किसी और नमूने को पकड़ कर ले आएंगे। अभय, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। जल्दी ही हमने शादी ना की तो पक्का मम्मी पापा मेरी शादी किसी और के साथ करवा देंगे और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे दोष मत देना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज रात को 11 बजे तुम तैयार रहना। आज ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम वहीं से सीधे मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं तुमको रात में मिलती हूँ। उसी रात आभा अभय के साथ घर से भाग जाती है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। देखो आभा, मैंने तुमसे किया हुआ अपना हर वादा निभाया है। मैं कोई धोखेबाज लड़का नहीं हूं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। हाँ भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चली आई। देखो, मैंने तो अपना प्यार साबित कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें भी साबित करना होगा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या करना है मुझे। ठीक है, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवा देता हूँ। वैसे भी अपना मायका तो तुम छोड़ आई हो, अब वो घर ही तुम्हारा अपना घर होगा। अभय आभा को लेकर अपने घर जाता है। क्या कहा? तुम दोनों ने शादी कर ली है? अरे हम क्या मर गए थे जो तू अकेले ही जाकर इसे ब्याह कर ले आया? और ऐसा क्या दिख गया तुझे इस लड़की में जो तू बावला हो गया इसके चक्कर में? हैं? मुझे तो ये देखने लायक भी नहीं लग रही। अरे माँ, अब गुस्सा थूक दो ना। और देखो, जो कुछ भी हुआ है ना, वो जल्दबाजी में हुआ। माना कि शादी हमने अपनी मर्जी से की है, लेकिन देखो, आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया है ना। और तुम चिंता मत करो, आभा एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम जैसा चाहोगी ना, ये वैसे ही रहेगी। खुद को अच्छी बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये। क्यों आभा, करोगे ना माँ को खुश? हाँ, क्यों नहीं माँ जी, हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। देखा भाई, तू साफ साफ सुन ले, ये लड़की तो मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाई है, लेकिन फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं इसे घर में रहने की इजाज़त देती हूँ। अभी तक तो तूने अपनी मन मर्जी चला ली, लेकिन अब अपनी इस आभा रानी को समझा देना कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। अगर मेरे हिसाब से रह सकती है तभी इसे इस घर में जगह मिलेगी, वरना ले जा इसे और वापस इसके बाप के घर छोड़ा। वो नौबत नहीं आएगी माँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको हमेशा खुश रखेगी। काफी मिन्नतें करने के बाद अंत में अभय की माँ आभा को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ जब आभा के घर वालों को पता चलता है कि आभा घर छोड़कर चली गई है, तो घर में जैसे अफरा तफरी से मच जाती है।
सुनिए जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अब पता लगाइए ना, कुछ तो करिए आप। भाग्यवान, आज के बाद नाम मत लेना उस लड़की का। अरे पूरे खानदान के मुंह पर काली पोत कर चली गई तुम्हारी बेटी, और कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि कोई उठा ले गया उसे। घर के सारे जेवर और कैश लेकर गायब हुई है तुम्हारी बेटी। सोची समझी साजिश है उसकी। क्या चाहती हो, थाने में जाकर तुम्हारी बेटी के नाम के रपट लिखवाऊं, ताकि जो 2-4 लोगों के बीच में इज्जत बची हुई है वहां भी मेरी इज्जत उछल जाए? अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में खबर आएगी कि अग्रवाल जी की बेटी 1 लाख कैश और जेवर लेकर फरार हो गई। यही चाहती हो क्या तुम? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन बेटी की चिंता तो होती है ना। ये चिंता तुम्हें समय रहते करनी थी। जब लड़की हाथ से बाहर जा रही थी तब तो तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी थी। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना इस घर में। जिसके साथ गई है अब उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताएगी। हमारा उसके साथ अब कोई संबंध नहीं है। और हाँ, एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम अपनी नालायक बेटी के किसी भी तरह से संपर्क में हो तो मैं तुमसे भी अपने सारे संबंध खत्म कर लूंगा। पति और बेटी के बीच में किसी एक को चुनना है तुम्हें। सोच लो कि तुम्हें किसका साथ देना है। पति की बात सुनकर आभा की माँ आंसू बहाने लगती है। उस दिन के बाद आभा के माता पिता आभा की कोई खोज खबर नहीं निकालते, यहाँ तक कि उसके नंबर पर एक बार भी फोन तक नहीं मिलाते। दूसरी तरफ आभा के ससुराल में एक भी काम करने का तरीका नहीं आता तुझे। बस घर छोड़कर चली आई मुंह उठाकर। बहू बनने जा रही है, 2 पैसे का दिमाग तो है नहीं। चलिए महारानी घर बसाने। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सबसे पहले तो तू अपना ये मोबाइल इधर दे। ला, मुझे दिन दिन भर मोबाइल चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे माँ जी, लेकिन आप इस तरह से मुझसे मेरा मोबाइल कैसे छीन सकती हैं? अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। रुक जा, आने दे आज अभय को, मैं तुझे दिखाती हूँ। शाम को जब अभय ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उसे बुलाती है। अभय, अभी के अभी लेकर जा इसे यहाँ से और इसके घर छोड़ कर आ। अरे ऐसी बदतमीज लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। एक तो काम करने की अकल नहीं है, बस जबान चलाना आता है इसे। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों नाराज हो रही हो? मैं बताती हूँ अभय, तुम्हारी मम्मी ने मेरा फ़ोन छीन लिया। अब तुम ही बताओ ये क्या तरीका हुआ? अरे मैं कोई कैदी हूँ कि मेरा फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा? मेरी माँ के बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? मम्मी ठीक कहती थी, तेरे जैसी लड़कियां घर में ले आने के लायक ही नहीं होती। किसी की इज्जत करना आता ही कहाँ है तुम्हारे जैसी लड़कियों को? अरे ये कैसी भाषा में बात कर रहे हो अभय तुम मुझसे? तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अब तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अरे चल चल, बहुत देखी है तेरे जैसी। जिन माँ बाप ने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तेरे हर नखरे उठाए। अगर तू उनकी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी? मैंने तुमसे एक बार कह दिया और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ भागने को तैयार हो गई। अरे तुम्हारे जैसी घटिया लड़कियों का कोई ईमान नहीं होता। आज मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, कल कोई मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा तो मुझे भी छोड़कर चली जाओगी। इसलिए तुम्हारी फितरत समझ कर ही मेरी माँ ने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लिया है। ना तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहेगा, ना ही तुम हवा में उड़ोगी। अब बस उतना ही सुनो जितना तुम्हें बताया जा रहा है। घर के कामों में मन लगाओ। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ ही चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सर से ये छत भी चली जाए। अभय की बात सुनकर आभा फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कितनी मूर्ख थी मैं। अभय जैसे धोखेबाज लड़के के लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। दिल क्या दुखाया, मैंने तो उन्हें जीते जी मार ही दिया। तभी तो मम्मी पापा ने मुझे एक भी बार ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। उनके लिए तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ। और इस अभय को मेरे जीने मरने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आभा आधे घंटे तक रोती रहती है, लेकिन अब उसके साथ सहानुभूति रखने वाला इस घर में कोई नहीं था। महारानी, अगर मगरमच्छ के आंसू बहा लिए हो
तब उठकर जरा खाना बना दो। तुम्हारा तो रो रो कर पेट भर गया होगा, लेकिन हमें पेट भरने के लिए खाने की जरूरत होती है। सास की आवाज़ सुनकर आभा अपने आंसू पोंछती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आभा के साथ अभय की माँ और अभय का व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा था। वे लोग पूरा पूरा दिन उससे घर के काम करवाते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे। आभा के पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना खाने के लिए ढंग का खाना। ऊपर से सास के दिन रात तानों को सुनकर उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। पास में मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि किसी को मदद के लिए बुला सके, और वैसे भी मदद मांगती तो किससे? माँ बाप को तो वो खुद छोड़कर आई थी। किसी तरह 2 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कर, जाकर बाजार से सब्जी ले आ और उसके बाद आकर जल्दी से खाना बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आभा सब्जी का थैला उठाकर बाजार की ओर निकल जाती है। बाजार में अभी वो सब्जियां खरीद ही रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि सामने खड़ा एक लड़का उसे घूर रहा है। आभा नजरें फेर कर जल्दी जल्दी सब्जियां खरीदने लगती है और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो सामने ही उसे वो लड़का नजर आता है। अरे आभा, ये तुम ही हो ना? मुझे पहचाना नहीं? मैं वही घोंचू हूँ जिसने तुमने एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। याद है या भूल गई? प्लीज़, मैं अपने उस बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नमस्ते। अरे रुको रुको, एक बात तो बताओ, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अकेली लड़की देखकर फ़ायदा उठाना चाह रहे हो क्या? आभा, तुमने उस दिन भी मुझे गलत समझा था और आज भी तुम मुझे गलत ही समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इससे ज़्यादा मेरा और कोई इरादा नहीं था। मैं जानता हूँ अभय के साथ शादी की है ना तुमने। क्या हुआ, हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे पति का नाम कैसे जानता हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारे पति को ही नहीं, तुम्हारे पति की माँ को भी अच्छे से जानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे ही चाचा का बेटा है। उस दिन जब तुमने मुझे फ़ोटो दिखाई थी ना, तभी मैं उसे एक नज़र में ही पहचान गया था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभय ही है। अभय को मैं बचपन से जानता हूँ। एक नंबर का आवारा और बिगड़ैल किस्म का लड़का है वो। उस समय तो मुझे इतना ही समझ में आया कि तुम एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो। आज नहीं तो कल तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अभय तुम्हारे लायक नहीं है। इसीलिए उस समय गुस्से में मैं अपनी माँ को लेकर तुम्हारे घर से चला गया था, लेकिन चाह कर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। पूरा दिन मेरे दिमाग में वही सब बातें घूमती रही। अगले दिन शाम को मैंने फिर से तुम्हारे घर फ़ोन लगाया था। तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन उठाया और बताया कि तुम घर छोड़कर कहीं चली गई हो। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और तुम्हारे किए हुए बर्ताव के लिए वो बेचारी बहुत शर्मिंदा थी। अब तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत नाराज़ थे, तो वो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए मैंने भी बातों को ज़्यादा तूल नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हो सकता है अगर अभय ने तुमसे शादी की है तो वो वास्तव में तुमसे प्यार करता ही होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारी शादी के कुछ दिनों बाद मैंने पता लगवाया तो मुझे सारी असलियत पता लग गई कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैं सब जानता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मन की बात खुलकर बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम क्या मेरी मदद करोगे? मुझे तो मेरे माँ बाप ने भी छोड़ दिया है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मों की ही सज़ा है। मैंने जो अपने माँ बाप के साथ किया वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और वैसे भी तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा? समय रहते ही अगर तुमने मुझे अपने भाई के बारे में बता दिया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी बच जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई है आभा। मैं तुम्हें उस अभय के चंगुल से बचाऊंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे राजीव। अभय और उसकी माँ बहुत शातिर है। उन्होंने मेरे सारे जेवर, कैश सब कुछ रख लिया है, और वैसे भी उनके चंगुल से निकलने के बाद जाने के लिए मेरे पास कोई घर भी तो नहीं। अब वही मेरा घर है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
लेकिन तुम करोगे क्या? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन राजीव अभय के घर जाता है। चाची जी, आज मैं आपके फायदे की बात करने आया हूँ। क्या फायदे की बात करने आया है, हम भी तो जाने। जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं ना, ये दादाजी का मकान है, जिसमें 50% हिस्सेदारी हमारी भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, मैं प्रॉपर्टी के कागज़ भी बनवा कर लाया हूँ। अरे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ही छोड़ने को तैयार हो गया? मुझे नहीं लगता तू इतना मूर्ख है। आपने बिल्कुल सही समझा चाची। मैं ये डील कोई ऐसे ही नहीं करने आया। इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अभय को आभा को डिवोर्स देना होगा। इन कागज़ों को साइन करना होगा ताकि आभा इस रिश्ते से मुक्त हो सके। इधर अभय ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया और उधर ये मकान आपका। क्या कहती हो माँ? अरे कर देना साइन, इस नास पिटी से भी छुटकारा मिल जाएगा और ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। करोड़पति हो जाएंगे हम लोग, और क्या चाहिए। अभय तलाक के कागजों पर साइन कर देता है। उसके बाद राजीव आभा को लेकर वहां से चला जाता है। राजीव, तुम्हारा ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। एक तलाकशुदा लड़के से शादी करने के लिए तुमने अपनी करोड़ों की संपत्ति दांव पर लगा दी। अगर इस प्रॉपर्टी के बदले में मुझे अपनी मनपसंद लड़के से शादी करने का मौका मिला है तो ऐसे मौके को कोई बेवकूफ़ी छोड़ना चाहेगा ना। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी बचाने की खुशी उस प्रॉपर्टी के जाने से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद राजीव आभा से शादी कर लेता है और फिर उसे लेकर उसके माँ बाप के घर पहुंचता है। वहां जाकर वो आभा के मम्मी पापा को समझाता है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है।